दोस्तों ये हमारा टाइड का पार्ट 3 है। हम लोगों ने इसके पहले पार्ट 2 में जो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टाइम का कॉन्सेप्ट है उसको समझा, और उसके भी पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम थ्योरी को देखा और इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जैसे कंजंक्शन, ऑपोजिशन और क्वाड्रेचर की जो कंडीशंस बनती हैं उसको हम लोगों ने समझा था। तो 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए उसको। आज हम लोग का पार्ट 3 है, और पार्ट 3 में हम लोग कुछ इसके ऐसे टर्म्स हैं टाइड के जो बहुत ही फेमस नहीं हैं और जनरली हम लोगों को नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलते हैं। जब हम लोग प्रॉपर ओशनोग्राफी की बुक्स पढ़ते हैं डिटेल में तो वहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि लूनर बल्ज, सोलर बल्ज, नादिर बल्ज, जेनिथ बल्ज। बहुत सारे लोग तो सुने भी नहीं रहे होंगे नादिर और जेनिथ के बारे में अभी। एपोजियन और पेरिजियन फेमस है, टाइडल बोर, टाइडल रेंज। तो ऐसे कुछ टर्म्स मैं चुन के लाया हूँ जो थोड़े से इम्पॉर्टेंट मुझे लगे, और इसके आगे कुछ और चीज़ें भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यही कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम लोगों का टर्म था वो था लूनर बल्ज और सोलर बल्ज के बारे में। दोनों चीज़ें आपने वहाँ पे लिखी हुई देखी थी। तो लूनर और सोलर बल्ज का क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल है और इस फिगर को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। मैंने जब आपको कंजंक्शन, ऑपोजिशन ये सब पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने एक स्थिति ये बताई थी आपको कि जब जो वियुति की स्थिति होती है, वियुति की स्थिति में क्या होता है, पृथ्वी बीच में होती है और उसके एक साइड सन होता है और एक साइड मून होता है, जैसा कि आपको इस चित्र में देखने को मिल रहा है। ठीक है, युति वाले में ऐसा नहीं होता। युति में पृथ्वी किनारे हो जाएगी और एक साइड पहले मून रहेगा देन सन रहेगा, लेकिन वियुति में पृथ्वी बीच में है, एक साइड मून है और एक साइड सन है। तो इस स्थिति में जिस साइड सन है तो सन के सामने जो पृथ्वी का पार्ट है वहाँ के जल को सन अट्रैक्ट करेगा, और जो हिस्सा मून के सामने है तो मून अपने वाले हिस्से को अट्रैक्ट करेगा। हालांकि मून ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि मून ज़्यादा नज़दीक है हमसे, लेकिन फिर भी सन भी थोड़ा बहुत अट्रैक्ट तो करेगा ही, क्योंकि वो भी अपनी ग्रेविटी से जल को अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा। तो थोड़ा सा ज्वार वहाँ भी आ जाएगा। तो इस कारण सन से जो एक उभार उत्पन्न हो रहा है वो सोलर बल्ज हो गया, और जो मून से उत्पन्न हो रहा है वो हो गया लूनर बल्ज। बस ये बहुत छोटी सी चीज़ थी। अब इसके बाद दूसरा, उसके नीचे जो कुछ चीज़ें और लिखी हुई थी, जैसे कि नादिर और जेनिथ टाइड के बारे में। यहाँ पे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि एक बल्ज आया है। ये अब आप लोग इक्विलिब्रियम थ्योरी में पढ़ भी चुके हैं कि वह हिस्सा जो मून के सामने होता है पृथ्वी का, वहाँ तो एक टाइडल बल्ज आता है, ऊंचा टाइडल बल्ज होता है वो ग्रेविटी के कारण आता है, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आता है जो कि पृथ्वी बैलेंस बनाने का काम करती है। ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा है, जैसे आप देख सकते हैं कि जो मून के सामने वाला पार्ट है वहाँ लिखा है बल्ज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और अपोजिट डायरेक्शन वाले पे लिखा है कि बल्ज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ज़्यादा कुछ नहीं समझना, जो बल्ज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी को हम लोग बोलते हैं जेनिथ बल्ज या जेनिथ टाइड, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो बल्ज उत्पन्न हुआ है उसके लिए जिस टर्म का हम लोग यूज़ करते हैं, जो शब्दावली का प्रयोग करते हैं ओशनोग्राफी में, वो होती है नादिर बल्ज या नादिर टाइड भी उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बहुत कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। जो आपने कॉन्सेप्ट समझा है कि एक समय में 2 ज्वार उत्पन्न होते हैं, एक तो उस स्थान पर उत्पन्न होता है जो चंद्रमा के सामने है, वो ग्रेविटी के कारण उत्पन्न होता है, और एक उसके जस्ट अपोजिट स्थान पे संतुलन बनाने के कारण उत्पन्न होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला है इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, ये होता है हमारा नादिर टाइडल बल्ज या नादिर टाइड भी बोल सकते हैं। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उत्पन्न हुआ है वो होता है हमारा
जेनिथ बल्ज या जेनिथ टाइड। बस ये सिंपल सी इतनी सी चीज़ है इसमें। इसके बाद इस फिगर में हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे कि पेरीजी और एपोजी की क्या स्थिति होती है और एपिहीलियन और पेरीहीलियन की क्या स्थिति होती है। ये तो आप लोग निश्चित रूप से जानते होंगे कि इस पाथ की जो स्थिति है, जो संरचना है, उसके कारण जो जैसे सन और अर्थ का अगर हम देखें तो एक समय तो नज़दीक भी आ जाते हैं दोनों, और एक समय दूरी भी हो जाती है। यही सेम स्थिति मून और अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में भी होती है कि एक समय मून और अर्थ नज़दीक भी आ जाते हैं और एक समय दूर भी हो जाते हैं। तो यही चीज़ सन के कॉन्टेक्स्ट में जब दूरी बढ़ती है सन और अर्थ की, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपहीलियन, और उसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे अपसौर। और जब ये दूरी घट जाती है तो इसको हम लोग बोलेंगे पेरीहीलियन या उपसौर। यही सेम चीज़ मून के कॉन्टेक्स्ट में है कि जब दूरी बढ़ती है तो अपभू बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे एपोजी, और जब दूरी घटती है तो बोलेंगे उपभू और उसको बोलेंगे हम लोग पेरीजी। तो सिंपल सी बात है, जब सन और अर्थ दूर थे उस वक्त अलग टर्म है, जब नज़दीक थे तो उस वक्त अलग शब्दावली है। यही चीज़ मून के कॉन्टेक्स्ट में भी है। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि उपभू और अपभू ज्वार के बारे में बताइए, तो हमको कुछ घबराना नहीं है कि कहीं हमने पढ़ा नहीं है। सिंपल सी बात है कि मून की ग्रेविटी के कारण ज्वार आते हैं। तो जब मून नज़दीक होगा तो ज़्यादा ग्रेविटी काम करेगी, जब मून थोड़ा सा दूर चला जाएगा तो ग्रेविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो पेरीजी वाली स्थिति होती है उसमें ग्रेविटी ज़्यादा बार आते हैं, और एपोजी वाली कंडीशन में ग्रेविटी थोड़ी सी कम काम करती है और पेरीजी वाले से थोड़े से छोटे या नीचे ज्वार आते हैं, क्योंकि एपोजी में मून थोड़ा दूर हो जा रहा है और पेरीजी में नज़दीक है अपेक्षाकृत। कितना डिस्टेंस है ये सारी स्क्रीन पे आ रही होंगी, इसको आप नोट कर लीजिए। सन और मून के कॉन्टेक्स्ट में अर्थ के साथ, मतलब अर्थ और सन के रिलेशन में और अर्थ और मून के रिलेशन में ये किलोमीटर्स हैं। इसको देख लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ खास नहीं है, थोड़ी सी रटने वाली चीज़ है ये। तो इसमें हम लोग को बस इतना ही समझना है। अब आगे एक टर्म और आपने वहाँ पे देखा था, टाइडल बोर। टाइडल बोर कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, बल्कि जब ज्वार उत्पन्न होते हैं तो उस समय कभी कभी तो लहरों के फॉर्म में उत्पन्न होते हैं, कभी कभी लहरें इस प्रकार की होती हैं कि उससे हमें देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कोई समुद्र में कोई जल की दीवार चल रही हो। जैसे कि यहाँ पे आप तस्वीर में देख रहे हैं, हालांकि इसकी ऊंचाई उतनी नहीं है लेकिन है ये टाइडल बोर ही। इसमें एक जल की दीवार टाइप की है छोटी सी, और वो आ रही है, मतलब कि इसका मूवमेंट हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टाइडल बोर। तो टाइडल बोर एक सिंपल एक जल की दीवार है। ये क्वेश्चन कई बार यूजीसी नेट में आ भी चुका है टाइडल बोर से रिलेटेड। तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है कि वेव्स जब एक दीवार की तरह चलें, जैसे जब सुनामी भी होती है, सुनामी के भी बारे में मैंने एक बार पढ़ा था एक जगह कि नॉर्मली तो वेव्स के फॉर्म में आती है, लेकिन कभी कभी एक मोटी जल की दीवार की तरह भी चलती है और बहुत ही विनाशकारी होती है। तो कुछ वैसी चीज़ यहाँ पर भी है कि जो दीवार है उसकी तरह अगर ये चल रही है कि ऊंची सी दीवार है और वो निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है। वेव्स तो दूसरे हिसाब से चलेंगी, ऊपर नीचे होते हुए चलेंगी, लेकिन दीवार क्या है, दीवार जैसा स्ट्रेट टाइप में है और चली जा रही है आगे की ओर। उस तरीके से अगर है तो उसके लिए हम लोग इस शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वो है टाइडल बोर। तो इसको बस अपने ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बस माइंड में, इसके बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना कि क्यों दीवार बन जाती है या ये चीज़ें, उस पर भी कभी हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आप छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट माइंड में रखे रहिए कि बाई चांस अगर कहीं टाइडल बोर आ गया, क्योंकि मैं एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो उसमें मुझे मिला था टाइडल बोर, तो इसीलिए मुझे लगा कि इसको बता देना चाहिए। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं। एक और
अच्छा सा फिगर है। ये वाल भी उतनी ऊंची नहीं है दीवार, लेकिन फिर भी आपके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ठीक है। तो ये स्मॉल स्मॉल से कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में रखे रहिए, जिससे चीज़ें भूलें ना आगे के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ईजी सी सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके सामने एक वेव है, ज्वार की तरंग है, और इसकी ऊंचाई जो होती है इसी को हम लोग बोलते हैं टाइडल रेंज। ऊंचाई अलग अलग होती है। अगर ऊंचाई 2 मीटर से कम है या 2 मीटर तक ही है केवल, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो टाइडल रेंज। अगर 2 से 4 मीटर तक है तो मेसो कहेंगे, और अगर 4 मीटर से अधिक है तो उसको हम लोग माइक्रो टाइडल रेंज की श्रेणी में रखेंगे। तो 2 मीटर तक माइक्रो, 2 से 4 मीटर तक मेसो, और 4 मीटर से ज़्यादा है अगर तो माइक्रो। जैसे अभी हम लोग जो टाइडल बोर का फिगर देखे थे उसमें देखिए कितनी छोटी वेव लग रही थी, वो दीवार के फॉर्म में थी, जिसको हम लोगों ने बोर कहा था। तो छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, बस उसका एक क्लासिफिकेशन कर दिया गया है सिंपल सा, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब हम लोग लास्ट चीज़ की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हम लोग अब देखेंगे बे ऑफ फंडी। ये सबसे पहले मैं आपको हडसन बे के बारे में दिखा रहा हूँ। ये हडसन बे बहुत ही फेमस, आप सभी लोग जानते भी होंगे, गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। लेकिन बे ऑफ फंडी के बारे में हम लोग नहीं जानते, क्योंकि थोड़ा फेमस तो है लेकिन हमको तुरंत मैप में नहीं दिखता है इसका जो फिगर है, या मैप में इसकी लोकेशन है। तो यहाँ देखिए नोवा स्कोशिया के जस्ट बगल में बे ऑफ फंडी। नोवा स्कोशिया को हम सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस। और जब भी हम लोग मैप देखते हैं यूएसए का तो हमारी नज़र यहीं पे जाती है। तो ये लोकेशन है बे ऑफ फंडी की, ध्यान से इसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसकी तस्वीर लगा दी है। क्योंकि हम लोग बे ऑफ फंडी को जब खोजते हैं अपने एटलस में तो हमें मिलता नहीं, क्योंकि बहुत छोटी सी ये खाड़ी है और इसमें बहुत ही ऊंची ज्वार की वेव्स, मतलब काफ़ी हाइट उनकी ज़्यादा होती है टाइड्स की, वेव्स की, क्योंकि बहुत ही सक्रिय ये खाड़ी एक है। ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है उसको। जब भी सक्रिय हमारी जो खाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे जल का जो हाइट है, जो वेव्स जो वाटर की बनेंगी उसकी हाइट बहुत बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, सक्रिय चीज़ में अगर कोई पहुंच रहा है अगर वाटर, तो हाइट बढ़ जाती है उसकी। ऐसा ही कुछ हमारी जो साउथ ईस्ट एशिया में नहीं, ईस्ट एशिया में अगर हम कहें तो जो चाइना है, चाइना का जो ईस्ट कोस्ट है यहाँ पर भी इस तरह की जो खाड़ियाँ हैं वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि बहुत ही सक्रिय खाड़ियाँ हैं। और एक और बहुत अच्छा एग्जांपल टर्नगेन आर्म अलास्का में, और इसकी लोकेशन आप देख रहे हैं अलास्का में कहाँ पे ये लोकेटेड है। मैंने इसकी मैप की तस्वीर लगा दी है स्क्रीन पर। और जो भी हमारी सक्रिय खाड़ियाँ हैं वहाँ पे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो क्योंकि अगर सकरा होगा तो वहाँ पे अगर टाइड आएगा तो अगर बहुत ही वाइड एरिया है, चौड़ा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी हाइट डाउन हो जाएगी। लेकिन सकरा क्षेत्र है और जल की मात्रा इतनी अधिक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब एक जल की अधिक मात्रा सकरे से एरिया में प्रवेश करेगी तो नेचुरली उसकी हाइट, वो जो वेव्स होंगी उनकी हाइट बढ़ ही जाएगी। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। हालांकि बे ऑफ फंडी तो सबसे फेमस है क्योंकि वहाँ पे सबसे ऊंची टाइड्स आती हैं, लेकिन उसके अलावा जो कुछ शंघाई के आसपास की खाड़ी के क्षेत्र हैं ईस्ट चाइना में वहाँ पर, और ये अलास्का का ये एग्जांपल टंगरेन आर्म, और जो अभी मैंने बताया बे ऑफ फंडी का, तो ये कुछ इसके फेमस एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ऊंचे हमें टाइड की वेव्स होती हैं, ऊंची वेव्स दिखती हैं नॉर्मल वेव्स से हट के थोड़ा सा। ये इसकी एक और तस्वीर है, थोड़ा जूम मैंने किया है, देख लीजिए इसको भी, और स्क्रीनशॉट लेके इसका रख लीजिए। स्टार्टिंग में जो सबसे पहले मैंने टर्म्स वाला आपको पेज दिखाया था उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जितने भी टर्म्स हम लोगों ने देखे हैं सबके बारे में 2-2 3-3 लाइन लिख के एक पेज पे रख लीजिए। बस आपको इन टर्म्स के बारे में इतना ही जानना है, और ज़्यादा डीप इनके बारे में जानने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, ये वीडियो छोटी ही थी और हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को समझा।
अब आगे हम लोग कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें बची हुई हैं उसको टाइड में करेंगे और फिर ओशनोग्राफी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आगे कोरल रीफ हैं, वाटर की डेंसिटी है, सैलिनिटी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैप्टर्स अभी बचे हुए हैं, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।